इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल राजा नहीं बल्कि एक युग की परिभाषा बन जाते हैं। चौथी शताब्दी का वो समय जब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तब एक ऐसे महानायक का उदय हुआ जिसने अपनी तलवार की धार से आर्यावर्त से लेकर दक्षिणापथ तक एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया। वो एक अजय योद्धा था, एक कुशल संगीतज्ञ था और कला का पारखी भी। आज हम बात करेंगे गुप्त राजवंश के उस महान सम्राट की जिसे दुनिया समुद्रगुप्त के नाम से जानती है। जन्म और राज्याभिषेक। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त और उनके बाद घटोत्कच ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन इसे विशाल स्वरूप दिया चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। समुद्रगुप्त के जन्म ने न केवल दो शक्तिशाली कुलों को जोड़ा, बल्कि एक नए भारत की नींव भी रखी। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। कहा जाता है कि जब राजसभा में चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो उनके भाइयों के चेहरे ईर्ष्या से उतर गए, लेकिन जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे सम्राट का सफर जिसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा। प्रयाग प्रशस्ति, इतिहास का साक्ष्य। समुद्रगुप्त के बारे में जानने का सबसे बड़ा और विश्वसनीय स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद के किले में स्थित यह स्तंभ लेख उनके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह केवल एक शिलालेख नहीं, बल्कि समुद्रगुप्त की विजयों का काव्यमय विवरण है। इसमें हरिशेन ने सम्राट को एक ऐसे योद्धा के रूप में चित्रित किया है जिसका शरीर युद्ध के घावों से भरा हुआ था, जो उनके पराक्रम का गहना थे। सैन्य अभियान और दिग्विजय। समुद्रगुप्त की सैन्य नीति को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है। आर्यावर्त की विजय, उत्तर भारत। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं अच्युत, नागसेन और गणपति नाग जैसे शासकों को जड़ से उखाड़ फेंका। उनकी नीति यहां स्पष्ट थी: प्रसभोद्धरण, यानी राज्यों का पूर्ण विनाश और उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लेना। उन्होंने गंगा यमुना के मैदानों पर गुप्त ध्वज फहराया। दक्षिणापथ का अभियान, दक्षिण भारत। उत्तर को जीतने के बाद उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया। विंध्य के घने जंगलों को पार कर वे कांचीपुरम तक जा पहुंचे। यहां उन्होंने 12 राजाओं को पराजित किया, जिनमें महेंद्र, कौशल और व्याघ्रराज महाकांतार प्रमुख थे। लेकिन यहां समुद्रगुप्त की महान कूटनीति दिखी। उन्होंने इन राज्यों को हड़पने के बजाय उनसे कर लिया और उन्हें स्वतंत्र रहने दिया। इसे इतिहास में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति कहा गया। सीमावर्ती और आटविक राज्य असम, नेपाल, बंगाल और पंजाब के गणराज्यों ने समुद्रगुप्त के खौफ और सम्मान में खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। यहां तक कि सुदूर कुषाण और शक शासकों ने भी उनसे मित्रता की याचना की। भारत का नेपोलियन, एक तुलना। प्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, लेकिन यदि गहराई से देखें तो यह तुलना समुद्रगुप्त के साथ न्याय नहीं करती। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया था, लेकिन समुद्रगुप्त अपने जीवन के किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। वे एक अजेय सेनापति थे। संगीत, कला और साहित्य। एक कठोर योद्धा के पीछे एक अत्यंत कोमल हृदय का कलाकार भी छिपा था। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। उनके शासनकाल में संस्कृत साहित्य को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला। उनके कुछ सोने के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि युद्ध के शोर के बीच उन्हें संगीत की धुनें भी प्रिय थीं। वे केवल कवियों के संरक्षक नहीं थे, बल्कि स्वयं भी उच्च कोटि के विद्वान थे। धार्मिक नीति और सहिष्णुता। समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी विजयों के बाद प्राचीन वैदिक परंपरा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और अश्वमेध परामृक की उपाधि धारण की। लेकिन वे संकीर्ण विचारधारा के नहीं थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति भी उदारता दिखाई। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति देना उनकी धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मुद्रा प्रणाली और आर्थिक समृद्धि। समुद्रगुप्त के काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। उन्होंने 8 अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए: गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार
और व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के उनकी शक्ति और साम्राज्य की संपन्नता की कहानी कहते हैं। ये सिक्के शुद्ध सोने के बने थे, जो उस समय की मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक थे। लगभग 40 वर्षों के शासन के बाद जब समुद्रगुप्त ने सत्ता अपने पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हाथों में सौंपी, तब तक भारत एक शक्तिशाली और अखंड राष्ट्र बन चुका था। समुद्रगुप्त ने केवल भूगोल नहीं जीता, बल्कि भारत के सांस्कृतिक गौरव को भी पुनर्जीवित किया। वे एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने तलवार और वीणा दोनों को समान कुशलता से थामे रखा। आज भी जब हम भारत के स्वर्ण युग की बात करते हैं, तो उसकी नींव रखने वाले महानायक के रूप में समुद्रगुप्त का नाम सबसे पहले आता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।